बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे जी 9 चैप्टर। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। आज हम पढ़ेंगे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडियो विजुअल ऐड। हम पढ़े थे जो सेकेंडरी एजुकेशन में प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं और ट्रेंड कौन से वाले हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स भी एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि जो तलीमी अदारे हैं उनके अंदर जो जदीद तलीम के ज़राए हैं, जैसे कि जो प्रोजेक्टर होता है, स्मार्ट बोर्ड हो गया, चार्ट्स हो गया, मॉडल्स हो गए, या जो वीडियो के ज़रिए जो है ना, इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं होती कि बच्चों को समझा सकें। ठीक है, तो इसका नतीजा क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो इस तरह का इंटरेस्ट नहीं ले सकते जैसे कि उन्हें इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगर आप उसको सूरज ग्रहण के बारे में पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसकी सूरज ग्रहण की आप उसको तस्वीर दिखा देंगे तो वो और अच्छे तरीके से समझ सकेगा कि सूरज ग्रहण कैसे लगता है। ठीक है, बर्डन ऑफ मोर क्लासेस। अब जो हमारे जो पाकिस्तान के स्कूल में है उसमें क्या होता है कि टीचर्स की कमी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या है कि एक ही टीचर्स को एक से ज़्यादा क्लासेस दे दी जाती हैं। ठीक है, यानी कि एक टीचर होता है, उसको पूरे दिन में एक आधा लेक्चर फ्री भी चाहिए होता है, लेकिन उसके ऊपर बर्डन होता है, वो एक क्लास भी फ्री नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या होता है कि वो जो टीचर है वो सिर्फ अपना जो सिलेबस है वो उसको कवर करवाने पे अपनी तवज्जो देता है, जबकि जो बच्चे के कंसेप्ट है वो क्लियर ही नहीं होते। ठीक है, लैक ऑफ फिजिकल एंड लर्निंग रिसोर्सेज। स्कूल ऐसे होते हैं उनमें ना तो कोई फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, ना ही कोई लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज क्या, ना तो उनके पास बेंचेस होंगे, फर्नीचर होगा, ना फ़ैन होगा, ना ना खेलने के लिए कोई सामान मौजूद होगा। और जो सीखने के लिए चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा वाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, या जो जदीद ज़राए हैं जैसे कि प्रोजेक्टर वगैरह, ये चीज़ें मौजूद ही नहीं होती। तो जब ये चीज़ें होंगी नहीं तो टीचर कैसे पढ़ाएगा और बच्चे इस माहौल में कैसे पढ़ सकेंगे। ठीक है, लैक ऑफ सुपरविजन। जो सुपरविजन है, निगरान है, उसकी कमी होती है, या उसका जो गलत रवैया वो। अब क्या होता है, निगरान का मकसद क्या होता है, वो टीचर्स की मदद करे और उसकी डेवलपमेंट में उसकी मदद करे। लेकिन हमारे यहाँ जो निगरान है वो क्या करते हैं, सिर्फ डांटने पे या हुक्म चलाने के ऊपर जोर देते हैं। इससे क्या होता है, जो टीचर है वो डर जाता है, तो उस तरह नहीं पढ़ा सकता जिस तरह के उसको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, आगे हमारे पास द एजुकेशनल सिस्टम कोलैप्स्ड। जो हमारा पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है उसकी नाकामी का सबब कौन से हैं, उसकी वजूहात कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसमें जो आपकी बुक में है ये बताया गया है कि 7 बड़े मसाइल हैं। ठीक है, कौन कौन से, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। जो प्लानिंग होती है प्रॉपर वो नहीं होती, मनसूबाबंदी नहीं होती कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है और कैसे नहीं। पाकिस्तान ने जो तलीम के बैन अल-अक़वामी मकासद हैं जैसे कि MDGs और ईफ़ा हमने पढ़े थे, उनके अंदर अपने आप को इनरोल किया है, दस्तखत किए हैं। लेकिन क्या होता है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है उसके पास कोई मनसूबाबंदी नहीं होती। ठीक है, उसके पास जो पैसे होते हैं उनका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं होता, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो इनरोल नहीं हो रहे स्कूल्स के अंदर। आगे हमारे पास सोशल कंस्ट्रेन। अब जो समाजी मसाइल हैं वो कौन से वाले हैं। अब सारी जो रुकावटें हैं वो सिर्फ हुकूमत की वजह से नहीं होती, बल्कि जो आवाम का रवैया है, उसकी सोच है, वो भी आड़े आती है। जैसे कि कुछ लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, कुछ लोग उसको पसंद ही नहीं करते। जैसे बलूचिस्तान में इसका बहुत बड़ा इशू है। जब तक आवाम की सोच नहीं बदलेगी तो सबको तालीम देना मुमकिन कैसे होगा। ठीक है, आगे है हमारे पास करिकुलम इश्यूज़। अब जो हमारा निसाब है वो क्या होता है कि वो जो फेडरल मिनिस्ट्री है वो बना देती है, वो किसी की राय नहीं लेती, या जो जदीद इशू चल रहे हैं उसको नहीं देखती। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जो अक्सर टीचर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि हमारा निसाब क्या है। ठीक है, तो वो बस जो है वो रट्टा लगा देते हैं जो इनको मिलता है। आगे है इशू ऑफ टेक्स्ट बुक्स। जो हमारी किताबें हैं उनका मसाइल है। अब जो किताबें हैं वो तलीम का एक अहम ज़रिया है, लेकिन हमारे जो स्कूल्स में अच्छी किताबें ही मौजूद नहीं होती। अगर आप लाइब्रेरी का काम देख लें तो लाइब्रेरीज तो होंगी नहीं, अगर होंगी तो बहुत कम बुक्स होंगी, और अगर बुक्स हैं भी तो वो बंद पड़ी रहती है, बच्चों को जाने की परमिशन ही नहीं होती। ठीक है, आप इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, 5वां, वो है सिलेबस मुकम्मल करने का दबाव। अब टीचर्स क्या होते हैं, उनके ऊपर दबाव होता है कि आप सिर्फ जो है वो बुक्स ख़त्म कर दें, इनको एक दफ़ा कंप्लीट करवा दें। अब टीचर क्या होता है, वो हर कीमत पर जो बुक है उसको ख़त्म करवा देगा, रट्टा करवा देगा, लेकिन जो बच्चे के कंसेप्ट है वो क्लियर ही नहीं होंगे। ठीक है,
तलीमी निज़ाम कोलैप्स करने का एक और इशू ये भी हो सकता है कि जो टीचर की ट्रेनिंग है वो ही उसको नहीं दी जाती, ठीक है, लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग। एक आप ये भी लिख सकते हैं। और जो सातवां इशू है वो आप लिख सकते हैं कि मल्टी मीडियम। अब जो यानी कि स्कूल में जो तालीम है हमें वो मुख्तलिफ ज़बानों में दी जाती है, लेकिन अगर हम अपनी जो मदर टंग है उसके अंदर बच्चों को तालीम देंगे तो ये टीचर और बच्चे दोनों के लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब मुख्तलिफ होती हैं किताबें और मुख्तलिफ ज़बान में होती हैं तो बच्चे और जो टीचर हैं दोनों कन्फ्यूज़ रहते हैं, ठीक है। आप ये पॉइंट अंदर इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आगे हमारे पास डिवर्सिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब जो सेकेंडरी एजुकेशन है ना उसको मुख्तलिफ शोबों में तकसीम किया गया है ताकि जो तलबा है सिर्फ रट्टा लगाने पे ज़ोर ना दें बल्कि महारतें भी सीखें। अब टेक्निकल एजुकेशन है यानी कि फ़नी या जो तकनीकी तालीम है वो वाली। अब पाकिस्तान में जो फ़नी तालीम है जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, कंप्यूटर टेक्नीशियन, इसको उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी कि इसको दी जानी चाहिए थी। अब जो हमारे पास जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट हैं या टेक्निकल एजुकेशन है वो बहुत कम है। इन इंस्टीट्यूट का ये फ़ायदा होता है कि जो नौजवान हैं उनको रोज़गार मिलने का या कमाने का मौका मिल जाता है, ठीक है। अब आगे है हमारे पास फ्लिप्ड लर्निंग। फ्लिप्ड लर्निंग इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग वेयर स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन एट होम बाय वाचिंग वीडियोस, लेक्चर एंड स्टडिंग कंटेंट ऑनलाइन। ये जो फ्लिप्ड लर्निंग है ये एक जदीद तरीका है तालीम का। इसमें जो है तलबा वो घर बैठकर वीडियो या ऑनलाइन मवाद को देखकर सबक सीखते हैं और क्लास में आकर या तो टीचर से सवालात करते हैं या उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कोई मैथ का क्वेश्चन है हमें नहीं समझ आ रहा लेकिन हम वो पहले ही कर लें घर आके वीडियो देख के या यूट्यूब पर वीडियो देख के या किसी और तरीके से, ठीक है। आगे हमारे पास 4 पिलर ऑफ फ्लिप यानी कि फ्लिप लर्निंग के हमारे पास 4 जो हैं वो पिलर्स हैं। कौन कौन से? एफ से फ्लेक्सिबल लर्निंग यानी कि आपने बच्चों के ऊपर जोर नहीं देना कि वो जो चीज़ है वो अभी सीखे। अब हर बच्चे की अपनी एबिलिटी होती है, बच्चा जो है वो चीज़ अपने वक्त पर सीखता है। कुछ बच्चों को चीज़ें उसी वक्त समझ आ जाती हैं जबकि कुछ को नहीं आती, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए सीखने के दौरान। आगे हमारे पास लर्निंग कल्चर, जो सकाफ़त है हमने उसको सीखना है, उस पर वो कैसे सीख सकते हैं। अब जो टीचर है वही बात कि टीचर जो है वो क्लास में लेक्चर देता है और जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो खामोशी से सुनते हैं। इसी तरह जो टीचर है फ्लिप लर्निंग में क्या होगा कि जो टीचर है वो पहले से ही जो वीडियो की सूरत में उन्हें लेक्चर दे देगा। आगे है हमारे पास इंटरनेशनल कंटेंट। इसमें क्या है, इसमें एक टीचर है वो ये तय करेगा कि कौन सा जो कंटेंट है बच्चा घर पर वीडियो देखकर सीखेगा और कौन सा है वो क्लास में सीखेगा। अब इंटरनेशनल जो कंटेंट है इसका मकसद ये भी होता है कि क्लास में जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त है ना वो हम प्रैक्टिस पर लगाएं, सवालात पूछें और जो एक्टिविटीज़ हैं वो करें, रेदर देन कि हमने बच्चों को दोबारा से हर चीज़ सिखाएं, ठीक है। अगर बच्चा घर से सीख के आएगा तो हम क्लास में आके उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे है प्रोफेशनल एजुकेटर्स यानी कि जो माहिर उस्ताद होता है, माहिर टीचर होता है, उसका क्या किरदार होता है। जो फ्लिप्ड क्लासरूम में जो टीचर का किरदार है वो एक बहुत ज़िम्मेदाराना होता है। इसमें टीचर क्या करता है, इसमें टीचर जो है वो बच्चों की हरकतों पर नज़र रखता है और उसको फीडबैक देता है और बच्चों की जो सीखने की रफ्तार है उसके मुताबिक उसकी रहनुमाई करता है, यानी कि उसकी सीखने की रफ्तार, उसकी एबिलिटी कितनी है, ठीक है, उसके मुताबिक उसको जो है उसकी मदद करता है। एक बच्चा जो है वो ग्रुप में, काफ़ी सारे बच्चे जो है वो ग्रुप में लर्निंग कर रहे हैं और सीख रहे हैं, लेकिन एक बच्चा है वो ग्रुप में लर्निंग नहीं कर सकता, तो टीचर है उसको अलग से गाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो इशू हैं सेकेंडरी एजुकेशन के, वो कौन से हैं। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है कि जो तलीम है वो बहुत महंगी है, यानी कुछ लोग होते हैं वो तो तलीम मैट्रिक तक तो हासिल कर लेते हैं लेकिन आगे जाने के लिए उस इलाके में या तो कॉलेज नहीं होता या कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती, या अगर वो किसी दूसरे इलाके में चला भी जाएगा तो ट्रांसपोर्ट का मसला होगा, ठीक है। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस बहुत ज़्यादा होंगी, फिर उसके बाद उसकी बुक्स हैं और उसकी जो फ़ीसेस हैं और उसका यूनिफॉर्म, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक जो गरीब घराना है वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो इसका मतलब है कि जो एजुकेशन है वो बहुत महंगी है। आगे है वार ऑन टेरर यानी कि जो दहशतगर्दी है उसकी जंग। अब दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान में फैली हुई है, तो इसका जो असर है वो पाकिस्तान की तलीम के ऊपर बहुत पड़ता है। अब जैसे कि हमारा जो बलूचिस्तान और जो केपी के है उसमें ये वाले जो मसले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ख़तरे की वजह से और डर की वजह से बहुत सारे जो स्कूल हैं वो बंद हो जाते हैं,
ठीक, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो वालिदैन है वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, और जो टीचर है वो भी पढ़ाने नहीं जाते क्योंकि उन्हें ख़तरा महसूस होता है। लोग इन्हें धमकी देते हैं कि अगर आप इस स्कूल में जाएंगे, स्पेशली लड़कियों की तलीम के वो बहुत ख़राब हैं, इसलिए कहते हैं कि जब वो टीचर कोई जाता है पढ़ाने के लिए तो उनको धमकी देते हैं कि आप इधर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारे जो स्कूल हैं वो बंद हो जाते हैं दहशतगर्दी की वजह से। तो सेकेंडरी एजुकेशन का ये बहुत ज़्यादा इशू है कि जो जंग है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो बहुत बड़ा इशू है। आगे है जेंडर एंड जियोग्राफिकल गैप। जेंडर मतलब कि लड़के और लड़कियों की जो तलीम है उसमें बहुत फ़र्क है, और जो लोकेशन है जियोग्राफी यानी कि जो एरिया है उसका भी बहुत फ़र्क आ जाता है। जेंडर डिस्पैरिटी इन एजुकेशन इन पाकिस्तान। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें सोशियो इकोनॉमिक हर्डल्स, यानी कि कुछ लोग होते हैं कि वो जो गरीब ख़ानदान के होते हैं वो तो लड़कियों को वैसे ही तलीम नहीं देते। ठीक है, और अगर वो तलीम दे भी दें तो वो लड़कों को देते हैं कि अगर हमने पैसा खर्च करना है तो हम लड़कों के ऊपर करें, लड़कियों के ऊपर क्यों करें। ठीक है, तो ये जो एक समाजी और माशी मसाइल है ये एक बहुत बड़ा मसला है। इंश्योरेंसी हर्डल्स, यानी कि जो इंतहा पसंदी है और जो बदनामी है। बहुत इलाकों में क्या होता है कि जो दहशतगर्दी है या बदनामी की वजह से लड़कियों के स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। आगे है रूरल वर्सेस अर्बन, जो दही और शहरी इलाके हैं उसमें फ़र्क। शहरों में जो स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, उसमें टीचर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और जो शहर वगैरह में स्कूल होते हैं उसमें टीचर्स का आना भी ईजी होता है। लेकिन जो दही इलाके होते हैं वो सिटी से बहुत दूर होते हैं, टीचर्स जो है वो दही इलाके में आते ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मसला होता है। इसके अलावा शहर में तो स्कूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कॉलेज भी, लेकिन जो दही इलाके में ये इलाके हैं किसी किसी दही इलाके में जो स्कूल्स वो मौजूद ही नहीं होते। फैक्टर्स लेड टू अ जेंडर गैप इन एजुकेशन। द मोस्ट कॉमन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस जेंडर गैप आर पावर्टी, यानी कि जो गरीबी होती है, वो जो गरीब लोग होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं है। ठीक है, अगर स्कूल गांव में मौजूद है तो खर्चे बहुत होंगे तो गरीब लोग वो भेज नहीं पाते। जोग्राफिकल रिमोटनेस, यानी कि जो स्कूल्स होते हैं वो दूर दराज इलाकों में होते हैं तो वालिदैन के पास इतने खर्चे नहीं होते कि वो अपने बच्चों को भेज सकें, या अगर वो खर्चा अफोर्ड कर भी लें तो ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा इशू होता है। वायलेंस यानी कि तशद्दुद। अब जो लोग हैं वो लड़कियों की तलीम के ख़िलाफ़ होते हैं, इस वजह से अगर कोई लड़कियों का स्कूल बन भी जाए तो लड़कियां उस स्कूल में जाती नहीं क्योंकि स्कूल्स के ऊपर हमला कर दिया जाता है। डिसएबिलिटीज़, यानी कि जो मजदूरी होती है वो अब बहुत रेयर हो कि किसी गांव में जो स्पेशल स्कूल्स हैं वो मौजूद हों। ठीक है, तो स्कूल्स मौजूद ही नहीं होते, जो बच्चे मजदूर होते हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो सहूलतें हैं उसकी कमी होती है। अब स्कूल्स में अगर कोई स्कूल मौजूद है तो उसमें या तो फ़ंड का इशू होगा या फिर उधर रहाइश का बंदोबस्त नहीं होगा, वॉशरूम्स नहीं होंगे, बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, फर्नीचर मौजूद नहीं होगा, तो इस बहुत सारे मसले जो हैं वो आ जाते हैं। आगे है और बिलोंगिंग टू अ माइनॉरिटी एथनोलिंग्विस्टिक ग्रुप। अब जो लोग अक़लियत में होते हैं यानी कि बहुत कम होते हैं तो उनको तलीम के उतने मौके नहीं मिल सकते जैसे कि दूसरे लोगों को मिलते हैं। ठीक है, तो माइनॉरिटी का बहुत ज़्यादा इशू होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू एजुकेशन, तलीम की जो अहमियत है वो क्या है। अब वैल्यू एजुकेशन कौन सी होती है? वैल्यू एजुकेशन वो होती है ऐसी तलीम जो सिर्फ किताबी इल्म ना दे बल्कि बच्चों को सोचने, समझने और अच्छा इंसान बनने की तरबियत दे, ये होती है वैल्यू एजुकेशन। आगे हमारे पास रिमोट लर्निंग। रिमोट लर्निंग कैसे? जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग। अब जैसे कि कोविड आया था तो कोविड में क्या हुआ था कि स्कूल्स बंद कर दिए गए थे तो ऑनलाइन लर्निंग पे सारा सिस्टम आ गया था। तो घर बैठे जो हम तालीम हासिल करते हैं उसको क्या कहते हैं? रिमोट लर्निंग। माइंड मैपिंग, यानी कि दिमाग के अंदर कोई आइडिया आना और हमने उसी आइडिया को फॉलो करते हुए कोई तालीम हासिल करनी है। माइंड मैपिंग क्या होती है कि दिमाग में किसी चीज़ का कोई नक्शा आ जाना और फिर उसको उसी हिसाब से हमने याद कर लेना। अब जैसे फ्लिप से हमने कौन कौन सी चीज़ें याद रखी? एफ से हमारा हुआ था जो फ्लेक्सिबल लर्निंग थी, एल से लर्निंग कल्चर था और उसके बाद आई था, आई में इंटरनेशनल लर्निंग थी और पी से प्रोफेशनल लर्निंग। तो ये चीज़ें हमें बना के हमने पूरा पॉइंट याद कर लिया। ठीक है, ऐसे ही हमने दिमाग में कोई चीज़ें बना लेनी होती है और उसको ड्रा कर लेना होता है और उसी पैटर्न से सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं।
आगे है बिग डाटा। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा हुआ है और ये बहुत अच्छी साबित हुई है। ये टेक्नोलॉजी हमें क्या बताती है कि जो तलबा है उनको कहाँ पे मुश्किल महसूस हो रही है और क्या चीज़ है जो उनके लिए इफ़ेक्टिव है और क्या चीज़ है जो उनके लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। इससे जो टीचर है वो फ़ौरन अंदाज़ा कर लेते हैं कि किस बच्चे को किस जगह पे मदद की ज़रूरत है। इससे ये भी पता चल सकता है कि कौन सा वक्त होमवर्क के लिए बेहतर है और कौन सा जो है वो पढ़ाने के लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कारआमद है। आपका जो टॉपिक है ना उसमें आ रहा है ट्रेंड, तो ट्रेंड के अंदर आप ये 2 चीज़ें लिख सकते हैं। इशू भी हमने पढ़ ली है और जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमने पढ़ ली। आगे ट्रेंड्स था तो ट्रेंड्स के अंदर ये वाली चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि हमने ऐसी तालीम देनी है कि जो हम बातों बातों में हासिल कर लें या किसी गेम के थ्रू। अब आप देख लें कि मैथ का कोई पज़ल सॉल्व करना हो तो हम पज़ल भी सॉल्व कर लेंगे और हमें जो मैथ है वो भी आ जाएगा। ठीक है, या हमको क्विज़ रख लें उसके बारे में। आगे है हमारे पास डिजिटल बुक्स। अब जो डिजिटल बुक्स है यानी कि अगर हमारे पास जो बुक्स नहीं मौजूद तो हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट से सर्च करते हैं और वो पूरी बुक्स हमारे सामने आ जाती है। तो इंटरनेट से हमने डाउनलोड करके कोई बुक पढ़ी तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये डिजिटल बुक है। यानी कि अगर हम मोबाइल पे या कंप्यूटर पे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, वो क्या है, वो डिजिटल टेक्स्ट बुक हो जाएगा। आगे हमारे पास सोशल मीडिया, जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इससे हमने तालीम हासिल करनी है। अब बाकी तो इतने नहीं, लेकिन जो यूट्यूब है इस पे हम कोई भी लेक्चर सर्च करें तो हमें जो आसानी से हर लेक्चर दस्तयाब होता है। जैसे कि अब मैं ये लेक्चर बना रही हूँ तो ये यूट्यूब पे आपको आसानी से अवेलेबल होकर आप इसको देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जो चैप्टर नंबर 9 8624 का। तो ये हमारी आज कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।